Assalamu alaikum and welcome to another online session. अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में कि जो आप डिज़ाइन बेसिकली बना रहे होते हैं उसके अंदर जो स्ट्रेस की इन्वॉल्वमेंट है उसके थ्रू आप एक डिज़ाइन को कैसे ये बताते हैं, एक डिज़ाइन इंजीनियर को ये कैसे बताते हैं या एक फर्म को आप कैसे बताते हैं कि हमारे पास ये एक अलाउएबल लिमिट है कि जिसके बाद आपने अपने एक सिस्टम को सेफर करार देना है, एक सेफर आपने उसको कहना है कि दिस डिज़ाइन इज़ सेफ, दिस डिज़ाइन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड कैन बी यूजेबल आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमारे पास टॉपिक है 1.6। पहले हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड द शेयर स्ट्रेसेस। आज हम अब थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल टाइप है, एप्लीकेबल टाइप। ठीक है, तो इसको हम आराम से देखते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पास वो किस तरह अंडरस्टैंडेबल है। 1.6 टॉपिक है जी अलाउएबल स्ट्रेस डिज़ाइन। ठीक है, अलाउएबल का मतलब क्या होता है कि जो आपने डिज़ाइन बनाया है वो लोगों के लिए यूज़ करने के काबिल है, उसको वो जो है फर्म्स जो है वो अलाउ करती हैं कि इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है कि एक आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके साथ वो डिपेंड करता है कि एक बार है, यूनिफॉर्म बार है, या वो डिपेंड करता है कि उसके साथ कोई स्पोर्ट्स अटैच की हुई हैं। तो उसके जब लोड पूरा एनालिसिस होता है ना, लोड एनालिसिस, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि भाई मैं इतना लोड लगा रहा हूँ तो उसमें इतने स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब उस स्ट्रेसेस मैक्सिमम फर्ज करें कि मैं एक दूसरा लफ्ज भी यूज करता हूँ, अगर मैं मैक्सिमम स्ट्रेस उसके अंदर प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसके बावजूद वो डिफॉर्म ना हो, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब ना करे, वो स्टेबल रहना चाहिए, वो स्टडी रहना चाहिए, तो उसी डिजाइन को हम कहेंगे कि दिस इज अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन। ठीक है, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये एक हमारे पास रेशियो होती है, उसके थ्रू हम चेक करते हैं और ऐसा ऐसा देखते हैं कि वो कैसे चेक किया जाता है। To ensure the safety of a structural or mechanical member, it is necessary to restrict, रोका जाए, the applied load to one that is less than the load the member can fully support। ठीक है, तो वो कहता है कि हमने इस तरह का डिजाइन बनाना है कि भाई अगर हम उसमें मैक्सिमम भी लोड अप्लाई करें, जो हमारा यूजर का मैक्सिमम लोड है, तो उससे कई ज्यादा उसकी कैपेसिटी हो कि वो बर्दाश्त कर सके। ठीक है, अब वो कई ज्यादा का मतलब जो है उसमें सारी बात हम कहते नहीं है कि ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स, कुछ भी नहीं होगा, जो मर्जी कर लो इसके साथ, आप जितना मर्जी लोड लगाएंगे ये नहीं डिफॉर्म होगा। तो हम उसको एक परसेंटेज में बता रहे होते हैं, रेशियो में बता रहे होते हैं कि भाई 2%, 3%, ये कुछ भी नहीं। तो क्या करते हैं जो डिजाइनर्स होते हैं, जो डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो आपसे ना पहले पूरे के पूरे उस लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे, भाई आया वो पॉइंट लोड है या वो कंसंट्रेटेड लोड है या वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, क्या है, किस तरह है। और वो जब इसको पता कर लेते हैं तो उसके बाद वो फिर आपसे पूछते हैं कि आपकी मैक्सिमम लोड की कैपेसिटी क्या है, कितना लोड होना चाहिए। तो आप बताते हैं कि फर्ज करें मैं कहता हूं मेरा 10 न्यूटन है, तो वो 10 न्यूटन के हिसाब से स्ट्रेस कैलकुलेट करेगा, और जो उस लोड मेंबर जो है, जो बार है या जो बीम है, उसको उस स्ट्रेस वैल्यू से बहुत आगे डिजाइन करेगा। अब वो बहुत आगे कितना है, 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह की है, उसके अंदर क्या सेंसिटिविटी है जो आपने उसको कैटेगरी करके करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है इसका, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप यकीन करें, ये हर जगह पे जहां पे भी आप जाएंगे, आपने कोई मशीन डिजाइन करनी है, आपने कोई लिंक डिजाइन करना है, आपने कोई एक फोर्स मेंबर डिजाइन करना है, जब आप फाइनल प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपको इसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी हर जगह पे। तो ये कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी है। जो डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं वो इस चीज को जरूर सोच समझ के और वो बनाते हैं ताकि उसका सेफर डिजाइन हो। ये क्यों किया जाता है, ताकि वो सेफर डिजाइन हो। ठीक है, तो वो कहता है कि लोड, it is necessary to restrict the applied load to one that is less than the load the member can fully support। ठीक है, आपने एक लोड की खास वैल्यू रखनी है जो कि एग्जैक्टली उसके फुल सपोर्ट से कम होनी चाहिए, यानी कि आप जो भी उसके ऊपर लोड लगाना चाह रहे हैं। देयर आर मेनी रीजंस फॉर डूइंग दिस। द इंटेंडेड मेजरमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर और मशीन में नॉट बी एग्जैक्ट ड्यू टू द एरर्स इन फैब्रिकेशन और इन द असेंबली ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। ठीक है, वो कहते हैं जब फैब्रिकेशन होती है ना, तो आपको जरूरी, फर्ज करें मैं इन केस में ये कहता हूँ कि आपने कोई एक वेल्ड किया है, कोई 2 फोर्स मेंबर को आपस में वेल्ड किया है, तो आप वेल्ड की क्वालिटी किस तरह की है आपको नहीं पता।
तो इस चीज में अनसर्टेनिटीज आती है, ठीक है, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी आना, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी की जब आती है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, आप पहले ही इन चीजों को अंडरस्टैंड करके भाई हमने सेफ डिजाइन करना है तो उसकी लिमिट ज्यादा रखनी पड़ेगी, जो स्ट्रेस बेरिंग कैपेबिलिटी कह लो या कैपेसिटी कह लो, तो उसको ज्यादा रखना है आपने, ठीक है। तो आपकी तो मतलब जितना भी फिर उससे लोड जितना मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम लोड को बेयर कर सके ना, उससे आपकी जो आपने अब बताया उसको कि मेरा इतना अप्लाइड लोड है, उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए तो वो भी बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका। तो वो कहते हैं इंटेंडेड मेजरमेंट्स, वो कहता है कि जो मेजरमेंट्स है आपने उससे कम रखनी है, ताकि वो जो फैब्रिकेशन में कोई एरर्स वगैरह आते हैं तो वो उसको बेयर आउट कर जाए। अननोन वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक वाइब्रेशन का पूरा सब्जेक्ट आएगा आपके 7th सेमेस्टर में। तो आप देखेंगे कि वाइब्रेशनल इफेक्ट जो होता है, वाइब्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो वाइब्रेशंस में आती है कॉन्टिन्यूसली, और वो डिपेंड करता है, वो लीनियर वाइब्रेशंस भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है। यानी कि आप क्या होता है बेसिकली, अगर आप एक गाड़ी के अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म नहीं लगाते, बेसिकली ये स्प्रिंग एंड डैम्पर का कंसेप्ट है जो आप 7th में जाकर डिस्कस करेंगे 7th सेमेस्टर में। तो वो कहता है कि अगर आप ये वाइब्रेशंस को कम करना है, आपने क्या करना है, उसमें इस तरह का मैकेनिज्म लगाना है। अब ये थोड़ी आगे की चीज हो जाएगी, वाइब्रेशन के अंदर भी पूरा एनालिसिस होता है, ठीक है। आपने जो स्प्रिंग लगाया है उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ जो स्प्रिंग की होती है वो इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस होती है, बिकॉज के F इज इक्वल टू के एक्स, आपको पता होगा हुक्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बीच में। अगर इलास्टिक लिमिट आप खराब करेंगे, आपको ग्राफ एक दफा मैंने बना के दिखाया था, तो आपने देखा था कि कुछ हद तक जो होता है वो आपकी थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी रहती है, और फिर जब उस रीजन को आप उस रीजन को क्रॉस कर लेते हैं तो वो थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी में चला जाता है, नहीं वो फिर रिटेन नहीं होता टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो आप जो स्प्रिंग के होते हैं स्टिफनेस को इस तरह मैनेज करते हैं कि उसकी वाइब्रेशन को वो मैक्सिमम कंट्रोल कर सकें और जक्स ना आए एक बॉडी के अंदर। जक्स आते हैं तो उसमें चांसेस होता है कि एक नॉन लीनियर फोर्स आएगी, वो हो सकता है कंसंट्रेटेड हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वो जो आएगी तो वो उसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस करेगी, डिफॉर्मेशन होने के चांसेस है, ब्रेकेज होने के चांसेस है, फटीग होने के चांसेस है। फटीग भी आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, फटीग इज काइंड ऑफ फेलियर, ठीक है। तो वो इस चीज से अवॉइड करना है। तो वाइब्रेशनल जो है, जैसे ये मैंने आपको बताया, अननोन वाइब्रेशंस जो आपको पता नहीं है कि किस तरह की आ सकती हैं, इम्पैक्ट एकदम से, इम्पैक्ट मतलब ये होता है कि एकदम से आपको किसी ने झटका दिया, कोई पॉइंट लगाया, ठीक है। और एक्सीडेंटल लोडिंग्स कैन अकर दैट मे नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन द डिजाइन, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, और डिजाइन को सेफर बनाने के लिए आपने स्ट्रेस की वैल्यू, जो उसकी बेरिंग कैपेबिलिटी है, वो ज्यादा रखनी है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कोरिजन, ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक कोरिजन यानी कि आपकी ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेयर में आपका एनवायरमेंट ह्यूमिडिटी होने की वजह से रस्ट या कोरिजन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप उसके लिए बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी जो होता है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो कहीं स्ट्राइक करने की वजह से तो उसका हल्का सा वो उतर जाता है, तो उसकी वजह से वो उस चीज पे अटैक करता है। तो कोरिजन एक दफा स्टार्ट होगी तो वो फिर आपको डिके की तरफ लेके जाती है बॉडी को, और वेदरिंग टेंड टू कॉज मटेरियल्स टू डिटोरिएट ड्यूरिंग सर्विस, ठीक है। ये होता है, मोस्ट कॉमन है, आपको पता है, आप देखते होंगे कि हर जगह पे ऑक्सीडेशन होती है ना बेसिकली, तो वो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो उसकी वजह से आपके पास कोरिजन होता है, डिके होता है, ठीक है। सम मटेरियल्स सच एज वुड, कंक्रीट और फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स कैन शो हाई वेरिएबिलिटी इन मैकेनिकल। वो क्या कहता है कि वुड को यूज कर लेते हैं कुछ, समटाइम्स कंक्रीट को यूज कर लेते हैं। व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट बेसिकली क्या होता है कि वो सैंड और उसका जो बेसिकली उसको बजरी कहते हैं, वो उसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो वो इट्स बेसिकली हार्ड फॉर्म ऑफ अ मटेरियल जो आप अपनी बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, कंक्रीट की बिल्डिंग्स जो होती हैं, ठीक है। और फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स जो होते हैं, कंपोजिट मटेरियल आपने शायद एडवांस मटेरियल में पढ़ा होगा, डॉक्टर उमर होपफुली उन्होंने आपको पढ़ाया होगा। तो ये क्या होता है कि ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के एटम्स को जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वेट इतना नहीं बढ़ता, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ मतलब कि वो बेरिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है स्ट्रेस की, ठीक है। कैन शो हाई वेरिएबिलिटी इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो आप अगर कंपोजिट्स के बनाएंगे तो आप ने अगर लोड की वैल्यू को सडन भी चेंज होता है, वाइब्रेशनल इफेक्ट भी आता है, तो वो काफी हद तक चीजें बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतनी वर्सेटैलिटी होती है बर्दाश्त करने की कि ठीक है, ठीक है। तो वो सॉरी, इसमें करेक्शन कर लें, इसमें सॉरी ये है कि कंपोजिट्स जो होते हैं वो
बहुत ज़्यादा वेरी आपकी मटेरियल के अंदर, क्योंकि उसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका जो स्ट्रेसेस हैं वो वेरी करेंगे। सॉरी, इसको ये थर्ड पॉइंट को क्लियर कर लें। कंपोजिट्स या कंक्रीट या वुड जो होते हैं, ये इस तरह के मटेरियल होते हैं जिसके अंदर इरेगुलर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, और उसकी वजह से स्ट्रेसेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी करती है। तो इसलिए ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस की वैल्यू को ज़्यादा वैल्यू पे डिज़ाइन करते हैं एक मटेरियल को, ताकि वो आपका सेफर रहे डिज़ाइन। तो ये क्लियर कर लें। ये थोड़ा सा दूसरे टर्म्स में जा रहा था, ये एक्चुअली यही है। ये मटेरियल्स बेसिकली स्ट्रेसेस की वैल्यू, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक अरेंजमेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो इस वजह से स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होती है। तो स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होने की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि आपका मटेरियल जो है वो डिटोरिएट हो जाएगा। ठीक है, इसे क्लियर कर लें। ये एक्चुअली ये इसकी जस्टिफिकेशन है। ठीक है, one method of specifying the allowable load for member is to use a number called the factor of safety. Important, very much important. भाई factor of safety जो है is very much important. Factor of safety का मतलब क्या है? जिस तरह मैं कह रहा था ना कि तुम्हें 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, ठीक है? तो जो factor of safety है, ये actually is a ratio. ठीक है, रेशियो किस चीज की है? Fs is equal to F fail over F allow. F fail जो है, ये फोर्स लोड की बात कर रहे हैं, फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। ये रेशियो है बेसिक किसकी? एफ फेल ओवर एफ अलाउ, यानी कि जिस पे वो टूट रहा है और जिस पे वो अलाउ है उसका रेशियो है। ठीक है, हियर एफ फेल इज फाउंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल। तो वो कहते हैं कि एफ फेल जो होता है ना, हम उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आप इसकी जो स्ट्रेस के लिए आप वो यूज करते हैं अपना क्या नाम है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, यूटीएम। ठीक है, ठीक है, वो आप जब यूज करते हैं ना, तो वो उससे क्या होता है कि आपका जो आपका जो जिस लोड के ऊपर वो एग्जैक्टली क्रैक होगी ना, वो आपके पास वो फोर्स एग्जैक्टली पता चलती है, और वही एक्सपेरिमेंटल से होता है। ठीक है, तो इसकी टेंसाइल, बेसिकली टेंशन में इसको डाल के एक मटेरियल को, या कंप्रेशन में, दोनों पोजीशंस में। ठीक है, तो वो उसको क्या करते हैं, उसको चेक किया जाता है कि एक्चुअली वो किस पॉइंट पे वो फेल होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट सही है। ठीक है, देखो थ्योरेटिकल आप जब फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकल जो एफ फेल की वैल्यू होती है वो एफ अलाउ से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो कहता है कि जिस पे वो फेल होगा एग्जैक्टली आपने उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वो जो हमारे पास वो क्या कहते हैं, उसको आपने उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, और या तो वो स्ट्रेच होगा या फिर वो कंप्रेस होगा, तो उससे वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता कर लेते हैं कि किस जगह पे वो फेल होगा। ठीक है, इफ द लोड अप्लाइड टू द मेंबर इज लीनियरली रिलेटेड टू द स्ट्रेस डेवलपमेंट विद इन द मेंबर। ठीक है, एज इन द केस ऑफ दिस एंड टॉ एवरेज इक्वल टू वी बाय ए, शेयर की वो बता रहा है कि पर यूनिट एरिया, और ये नॉर्मल स्ट्रेस पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर तो वो लीनियरली है तो फिर तो ये इसी फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा। देन वी कैन आल्सो एक्सप्रेस द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज अ रेशियो ऑफ फेलियर स्ट्रेस टू द अलाउएबल स्ट्रेस। ठीक है, तो वो कहता है अगर तो यूनिफॉर्म है, लीनियरली है, तो फिर हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बन जाएगा हमारे पास, एफ की जगह पे हम रख देंगे स्ट्रेस की वैल्यू और नीचे रख देंगे स्ट्रेस अलाउएबल। ठीक है, जितनी वो अलाउ है हमारे पास। ठीक है, तो ये है जी बेसिकली। अब जिस तरह ये है, क्रेन्स आर ऑफन सपोर्टेड यूजिंग बेरिंग पैड्स टू गिव स्टेबिलिटी। ठीक है, आपने देखा होगा क्रेन्स को इस तरह, इसको आउट रिगर्स भी कहा करते हैं। ठीक है, इसको इधर रख देते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू क्रश द सपोर्टिंग सरफेस ड्यू टू द लार्ज बेरिंग स्ट्रेस डेवलप बिटवीन द पैड एंड द सरफेस। ठीक है, ये पैड है और इस सरफेस के बीच में काफी स्ट्रेस होती है। ठीक है, तो बेरिंग स्ट्रेस जिसको कहते हैं, ठीक है, वो डेवलप हुई भी होती है, और ये देखना है कि आपकी जो सपोर्टिंग सरफेस है वो उसको डिस्टर्ब ना करे, तोड़ ना दे, क्योंकि इनका ना वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वेट ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि स्टेबल करना है, तो इनके वेट होने की वजह से दो खुल जाते हैं ना क्रेन्स। कभी आपने देखी हूँ, एक इस तरफ होता है, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, दोनों तरफ खुल जाता है, ताकि वो जो चीज़ पुल करना चाह रहा है वो एग्जैक्टली आराम से पुल कर ले और अपनी उसको वो डिसबैलेंस ना हो। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो वो कहता है इस तरह आपने उसको केयरफुली यूज़ करना है ताकि वो स्ट्रेस की वैल्यू इस फ्लोर को वो डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, वो क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है ना,
तो उसकी स्ट्रेस की वैल्यू इनहांस हो जाती है जहां पे वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। Specific values of factor of safety depend on the type of material to be used and the intended purpose of structure or machine while accounting for the previously mentioned uncertainties, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई आपने ये सारी चीजें देखनी है कि भाई आपने पर्पस कौन सा, ठीक है, आपने अपने मशीन के लिए यूज करना है, आपने स्ट्रक्चर के लिए यूज करना है, आपने बिल्डिंग्स के लिए यूज करना है, वो क्या चीज है, तो फैक्टर सेफ्टी उसके ऊपर डिजाइन करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एफएस यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट और स्पेस व्हीकल कंपोनेंट्स मे बी क्लोज टू 1 इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। वो कहता है भाई आप क्या करते हैं, आपने एयरक्राफ्ट और स्पेस व्हीकल्स जो है उसको आप क्लोज टू 1 रखते हैं। उसका मतलब क्या है कि आपका अलाउएबल और आपका फेल, यानी कि आप जो आपने बेसिकली एक थ्योरेटिकली निकाला है वो अलाउएबल है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली निकला है वो फेल है या स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेस फेल है वो, ठीक है, जो रेशियो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उन दोनों की वैल्यू उन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगी तो ही 1 के इक्वल होगा ना, ठीक है, वो इक्वल रखना पड़ता है, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत फर्क होता है पॉइंट्स का, लेकिन फिर भी वो कहते हैं 1 के इक्वल रखना पड़ता है। उसकी रीजन क्या है कि आपने वेट ऑफ द व्हीकल को रिड्यूस करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली भी उतना रखते हैं कि बस वो बिल्कुल नेक टू नेक रख रहे होते हैं वो स्पेस व्हीकल में या एयरक्राफ्ट में, ठीक है। और इन द केस ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स मे बी एज हाई एज 3 ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज इन लोडिंग और मटेरियल बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 कब होगा, जब एफ अलाउ की वैल्यू बहुत कम होगी, किससे, एफ फेल से, ठीक है। एफ फेल देखो ना, ऊपर है न्यूमिनेटर, नीचे है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपका जो ये फॉर्मूला है इसके ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो वो होगा ना। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ जी ये आपने स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस ले लें या एफ ये ले लें, लोड ले लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। आप चलें एफ लोड ले लें, लोड फेलियर, ठीक है। हाँ, फर्स्ट करें इसकी वैल्यू आपने रख दिया जी 6, तो आपको जो थ्योरेटिकली इस तरह की चीजें सिलेक्ट करनी है कि एफ अलाउ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो 2 आनी चाहिए, किसके लिए, न्यूक्लियर के लिए, ठीक है। तो 2 से आप डिवाइड 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा ना। तो फैक्टर सेफ्टी 3 का रखना है। मतलब कहने का ये है कि आपने जो फोर्स फाइंड आउट की है, आपने थ्योरेटिकली रखी है, मैक्सिमम फोर्स जो अलाउएबल है वो एफ फेल से कितने टाइम्स भी, तो 3 टाइम्स कम होनी चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए, न्यूक्लियर के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक सेफ डिजाइन होता है। अब वो कहता है ये वेरी करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बहरहाल इसकी जब यूनिवर्सल जब इसका स्ट्रेस एनालिसिस होता है ना, जब वो निकालते हैं तो वो फिर उससे पता चलता है और फिर उसके मुताबिक वो इस अलाउ को डिफाइन करते हैं कि भी इसमें कितना अलाउ होना चाहिए एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करके, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। Whatever is the case, the factor of safety or the allowable stress for a specific case can be found in design codes and engineering handbooks। वो यही कह रहा है कि ये डिजाइन कोड्स जो बनते हैं एक मटेरियल के लिहाज से या इंजीनियरिंग हैंडबुक्स जो होती हैं उससे पता चलेगा, आप खुद नहीं बता सकते। डिजाइन दैट इज बेस्ड ऑन द अलाउएबल स्ट्रेस लिमिट इज कॉल्ड अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन। तो आपने हमेशा अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन की तरफ जाना है यूजिंग या अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। Using this method will ensure a balance between both public and environmental safety on the other hand and economic considerations on the other। ठीक है, तो वो कहता है आपने हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपने इकोनॉमिक कंडीशंस को भी, कंसिडरेशंस को भी देखना है, आपके बहुत महंगा ना हो जाए, या आपने उसको लेस वेट भी रखना, जैसे एयरक्राफ्ट के लिए आपको लेस वेट रखना पड़ता है, बिकॉज अगर हाई वेट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो लिफ्ट है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लिफ्ट होता है ना, आप फ्लाई करते हैं जब, तो एक टेक ऑफ होता है और एक लैंडिंग होता है, तो उसके लिए उनको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करेगा, ठीक है। तो ये इसने कुछ 2 एग्जांपल वैसे बता दी थी बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव थिंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसको वो बताना इंतहाई जरूरी है। ज्यादातर तो जो इंजीनियर्स, जो डिजाइन इंजीनियर्स बना रहे होते हैं वो टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले कि भाई मैक्सिमम लिमिट पे किस पे जाके वो चीज जो है ना वो खराब होगी या डिस्ट्रॉय होगी, तो उसके बाद फिर जो है ना वो उसको अलाउएबल इतना रखते हैं कि भाई इतनी स्ट्रेस के साथ ये चीज़ होनी चाहिए। उसके ऊपर मेंशन भी होता है कि भाई इससे ज़्यादा लोड नहीं डालना, ठीक है। जिस तरह CD70s वगैरह में भी आपने देखा होगा भाई इतना इससे लोड ज़्यादा नहीं डालना, तो हमारी आवाम तो फिर वैसे ज़्यादा डाल देती है, तो वो उसलिए ऑलरेडी वो उससे बहुत ज़्यादा लिमिट एक्सटेंड करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी बना देते हैं, ठीक है। By making simplifications assumptions regarding the behavior of the material, the equations this is, तो बस वही है सिंपल कनेक्शंस जो है वो कहता है कि आपने इस तरह लगाना है, जोड़ना है, रिक्वायर्ड, बस वही ये पुरानी चीजें सारी। 3 examples of where the above equations apply are shown in the figure 124 कहाँ जी, ये है जी, ठीक है। अब वो कहता है कि इस तरह 2 प्लेट्स लगा दी, बीच में एक आपने बोल्ट लगा दिया और ये लैप जॉइंट है बेसिकली,
इज डिटरमाइंड फ्रॉम द शेयर स्ट्रेस विच इज लार्जेस्ट बिटवीन द प्लेस। तो ये बेसिकली मैंने पहले भी बताया था, शेयर स्ट्रेस कैसा होती है, टेंजेंट एंड पैरेलल टू द सरफेस। तो टेंजेंट एंड पैरेलल टू द सरफेस जो है वो हमारे पास शेयर स्ट्रेस है। तो ये शेयर स्ट्रेस जो होगी वो बोल्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होगी। तो वो कहता है ये वाला एरिया जो है हमारे पास अंडर कंसंट्रेशन होगा, जहां पे एग्जैक्टली बोल्ट लगाया जा रहा है, उसी जगह पे हमारे पास मैक्सिमम जो है ना स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही होंगी। फर्स्ट फिगर शोज द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बेस प्लेट। ये फर्स्ट फिगर कौन सी थी, हमारा फर्स्ट फिगर ये है, ठीक है, वो शो कर रहे हैं, ये अज्यूम्ड यूनिफॉर्म शेयर स्ट्रेस है, और ये एग्जैक्टली जो इधर आपके बोर्ड पे लग रही होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इसने नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस दोनों को शो करा दिया। तो कहता है कि जिस तरह का भी एरिया आप ले रहे होंगे ना, उसके मुताबिक आपने उसका जो है ना वो निकालना है। जिस तरह अभी ये एक है ना, यहाँ पे देखिए ये शेयर स्ट्रेस डोमिनेट है, तो शेयर स्ट्रेस में क्या होगा, आपके स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो शेयर की होगी, तो वो उसका अलाउ निकालना है, और प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो वो शेयर का ही स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने सोचनी है, चीजें अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद है लिमिट स्टेट डिजाइन। ये क्या चीज है जी? We have stated in the previous section that a properly designed number must account for the uncertainties resulting from the variability of both the materials properties and the applied loading। अब वो कहता है कि भाई ठीक है, हमने ये आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो देख लिया, लेकिन इशू ये है कि अनसर्टेनिटीज जो है वो फिर भी डेवलप हो रही होती हैं ड्यू टू द फैब्रिकेशन, भी मैंने बताया, और वाइब्रेशन और ये वो। तो वो कहता है कि ये इस लिहाज से ना हमने जो है ना इस फैक्टर को भी निकालना है बीच में से, ठीक है, और हमने अपने सिस्टम को मजीद सेफर की तरफ लेके जाना है। तो वो कहता है इसके लिए आपके पास अनसर्टेनिटीज के लिए आपके पास कुछ फिनोमेना है, कुछ फैक्टर है, उसको देखने की जरूरत है। ईच ऑफ दिस अनसर्टेनिटीज कैन बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, जिसके अंदर आप मीन, मोड एंड वो लेते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस लेते हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं, आप अपने मुख्तलिफ रिजल्ट्स निकालते हैं, और उसको फिर आप एक फार्मूले के थ्रू, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के थ्रू या मीन मोड के फार्मूले के थ्रू चेक करते हैं। And so in structural engineering there has been an increasing trend to separate load uncertainty and from material uncertainty। ठीक है, आपने क्या करना है, वो कहता है कि अब ये ट्रेंड आ गया कि आपने एक लोड की अनसर्टेनिटी, देखो लोड की अपनी अनसर्टेनिटी होती है कि लोड जो है ना वो किस टाइप का लग रहा है, उसको पहले देखना है, और मटेरियल की जो अनसर्टेनिटी है कि भाई एक मटेरियल किस तरह होना चाहिए, ये दोनों चीजें सेपरेट थिंग। तो वो कहता है ये ट्रेंड है इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, जहाँ पे वो बेसिकली बिल्डिंग्स की बात करेगा, जहाँ पे वो ये ब्रिजेस की बात करेगा, ये इस तरह के। वो कहता है कि तो उसमें लोड अनसर्टेनिटी भी बहुत है और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी बहुत है। दिस मेथड ऑफ डिजाइन इज कॉल्ड द लिमिट स्टेट डिजाइन। ठीक है, जिसमें आप अनसर्टेनिटीज को भी एड्रेस कर रहे होते हैं, उसको वो कहता है लिमिट स्टेट डिजाइन, LSD। और मोर स्पेसिफिकली इन द यूनाइटेड स्टेट्स इट इज कॉल्ड लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन। ठीक है, लोड एंड रेजिस्टेंस, कि भाई लोड कितना अप्लाई करें, या किस नोयत का हो, या कितने टाइम बाद हो, कितने इंटरवल बाद हो, या मुख्तलिफ टाइप ऑफ लोड्स जो हैं उसको, और रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन के। ये रेजिस्टेंस क्या है जी? ये रेजिस्टेंस एक मटेरियल जो है वो किस हद तक अपने आप को बर्दाश्त कर सकता है। तो वो कहता है कि ये थोड़े से अनसर्टन होते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। वी विल नाउ डिस्कस हाउ दिस मेथड इज अप्लाइड। तो वो कहता है इसको देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। वेरियस, ये पहले लोड फैक्टर्स को देखेगा, फिर रेजिस्टेंस फैक्टर को देखेगा। ठीक है, ये मटेरियल की अंदर की एम्बेडिंग की बात हो रही है अब। ठीक है, various type of loads can act on a structure or a structural member and each can be multiplied by the load factor। ठीक है, गैमा, वो कहता है कि भाई ये जो गैमा है ना, ये एक इस तरह का एक न्यूट्रल सा मेरे पास एक फिगर है, जिसमें वो बताएगा कि ये एक वेरी कैसे करेगा, एक लोड जो है वो वेरी कैसे करेगा। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी की बात है, जहां पे कुछ लोड फैक्टर्स अनसर्टेनिटी के भी आते हैं। ठीक है, तो अब वो बताता है वो कौन से लोड्स होते हैं जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। द लोड्स इंक्लूड डेड लोड विच इज द फिक्स्ड वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब वो कि भाई एक स्ट्रक्चर आपने लिया, उसका एक फिक्स्ड वेट है। ठीक है, वो हमारे पास एक लोड होगा जो कि डेड लोड कहलाएगा। लाइव लोड्स विच इन्वॉल्व पीपल और व्हीकल्स दैट मूव अबाउट। अब इस तरह के हैं कि आपके पास पीपल होंगे, या जो गाड़ियां हैं, या इस तरह जो कि चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप की व्हीकल्स हो सकती हैं, हर किसी का वेट डिफरेंट होगा। ठीक है, अदर टाइप ऑफ लाइव लोड्स इंक्लूड विंड, अर्थक्वेक एंड स्नो लोड्स। ठीक है, जो आपने देखा होगा कि जो यूजुअली जो स्ट्रक्चर जब आप क्रिएट करते हैं, जब आपने अपने जो है ना वो बीम्स लगाते हैं और आप छतें क्रिएट करते हैं, तो अपने वो देखते हैं कि ये जो छोटे मोटे फैक्टर्स हैं, फर्स्ट करें अर्थक्वेक आ गया, उसको कैसे बर्दाश्त करना है, अनसर्टेन है।
विंड कितनी स्पीड चल रही है अभी भी अनसर्टेन हो गया, स्नो अब जब बर्फबारी हो रही है तो वो उसको बेसिकली उसका भी एक खास वेट है, तो वो ये सारी चीजें वो कहता है ये सारी अनसर्टेनिटी नहीं आती, ये सारा लोड क्रिएट करता है बिकॉज ये वेट है ना, तो ये लोड क्रिएट करेंगे, लोड वेट है एक ही बात है। द डेड लोड डी इज मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिवली स्मॉल फैक्टर सच एज गैमा डी, ठीक है। तो वो गैमा अब मुख्तलिफ गैमे बताएगा ना, एक है गैमा डी, एक 1.2, ये ना वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली प्रूव हो चुकी है, तो ये एज इट इज लेते हैं, ठीक है। 1.2 एक कांस्टेंट वैल्यू, सिंस इट कैन बी डिटरमाइंड विद अ ग्रेटर सर्टेनिटी देन फॉर एग्जांपल वो कहता है कि with greater than, then for example the live loads caused by the people which can have a load factor of gamma L, ठीक है। तो वो कहता है कि जो दूसरे हैं जो कि पीपल हैं जो कि मुख्तलिफ टाइप ऑफ पीपल हैं, वो कोई भी आ सकता है, कितने वेट के साथ आ सकता है, और ऑब्वियसली व्हीकल्स वो भी कितने वेट के, तो वो कहता है कि ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा हैं पिछले वाली वैल्यू से जो कि डेड लोड है। डेड लोड में तो एक खास वैल्यू आ गई लेकिन वो फिक्स स्ट्रक्चर हो गया, तो उससे वैल्यू उसकी कुछ कम है, ठीक है। वैसे यूजुअली डेड लोड जो होता है ना वो एक खास वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है, समहाउ इसको कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी, समटाइम्स नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से इसको इसकी वैल्यू थोड़ी स्मॉल फैक्टर है, इतना ज़्यादा नहीं इसका इशू, ठीक है। और लेकिन ये कि दूसरा जो फैक्टर है उसका ज़्यादा इशू है। बिल्डिंग codes often require a structure to be designed to support various combination of load when applied in combination. Each type of load will have a unique load factor, ठीक है। तो वो कहते हैं जब बिल्डिंग्स क्रिएट करते हैं तो हर किसी का डिफरेंट लोड फैक्टर होता है, तो R की जो वैल्यू है वो 1.2D प्लस 1.6L प्लस 1.5S, ठीक है। तो ये जो है ये स्नो है इसको S से, लिव लोड को L से और डेड को D से, तो ये तीन टाइप को वो कहता है 1.2, ये 1.6 और ये 1.5 स्नो का 0.5, तो वो कहता है कि ये सबसे कम है। द लोड फैक्टर्स फॉर दिस कॉम्बिनेशन लोडिंग रिफ्लेक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट R विल अकर फॉर ऑल इवेंट्स रेटेड इन दिस इक्वेशन, नोटिस दैट द लोड फैक्टर इज स्मॉल, ठीक है। तो वो कहता है ये स्मॉल है बिकॉज द लो प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम स्नो लोड विल अकर साइमल्टेनियसली विद द मैक्सिमम डेड एंड लाइव लोड्स, तो वो कहता है कि ये 0.5 है ना, यूजुअली ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। यानी प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है कि भाई मेरे पास, मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक कॉइन है, आपके पास दो साइड्स हैं, या तो वो हेड होगी या वो होगी टेल, तो आपको कितनी प्रोबेबिलिटी है दोनों साइड्स के आने की, तो 1/2 है, एक वक्त में एक ही आएगी ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो हैं इस तरीके से आप क्या करते हैं, इनकी भी आपने लोड फैक्टर 1.2, 1.6, 0.5 ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, तो 0.5 का जो स्नो है ना उसका फैक्टर थोड़ा कम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही स्नो जो है ना वो पड़ी रहेगी, उसका भी खास लिमिट है, वो ऐसा भी नहीं है कि वो सबके साथ आएगी तो हर वक्त ही आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो उसका लो फैक्टर है, ठीक है। इस तरह से आता है रेजिस्टेंस फैक्टर, आर डिटरमिन्ड, इसको कहते हैं फाई से, इसको कहते थे हम गैमा से, इसको कहते हैं फाई से, आर डिटरमिन्ड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल फेलियर एज इट रिलेट्स टू द मटेरियल क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। वो कहता है कि देखो समटाइम होता है कि मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, समटाइम ऐसा होता है कि हल्की फुल्की ऊपर नीचे उसका जो कॉम्बिनेशन, उसका जो स्ट्रक्चरल है वो उस तरह से नहीं बनता, ठीक है। तो वो कहता है कि ये भी फैक्टर बीच में डालने हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये भी कोई कंपनी ऐसा गलत मैन्युफैक्चर कर दे, कुछ लो क्वालिटी चीजें बन जाती है ना यूजुअली, तो वो इस तरह का मैंने, तो फिर वो फैक्टर भी बीच में डालना। दीज फैक्टर्स विल डिफर फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल यूज करेंगे उसके लिए डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल कंक्रीट हैज स्मॉलर फैक्टर्स देन स्टील, ठीक है। कंक्रीट का कम है स्टील से, बिकॉज इंजीनियर्स हैव मोर कॉन्फिडेंस अबाउट द बिहेवियर ऑफ स्टील, तो अगर स्टील का बिहेवियर हर किसी को कॉन्फिडेंट होता है इंजीनियर्स ना, तो कंक्रीट का थोड़ा मसला होता है बिकॉज उसमें होता तो स्टील भी अलॉय है लेकिन ये कॉन्फिडेंट है, ये मटेरियल की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन कह लो, अरेंजमेंट कह लो, इज मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर द इंजीनियर्स, ठीक है। अंडर लोड देन डू अबाउट कंक्रीट, टिपिकल रेजिस्टेंस फैक्टर इज यूज्ड फॉर स्टील मेंबर इन टेंशन, तो वो कहता है कि ये एक 0.9 जो है ना एक स्टील मेंबर के लिए आप यूज करेंगे। तो बस फिर अब ये चीजें आ गई, रेजिस्टेंस फैक्टर भी बता दिया, लोड फैक्टर भी बता दिया, तो अब वो कहता है कि ये क्या करना है, वंस द लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर हैव बीन स्पेसिफाइड यूजिंग अ कोड, देन प्रॉपर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर रिक्वायर्स दैट इट्स प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ, ठीक है। आप अब उसने बताया कि अब ये सारी चीजें आ गई ना, तो अब इसके लिए आपने इन चीजों को कैटेगराइज करते हुए बनाना है। तो वो कहता है कि ये जो हमारे पास स्ट्रेंथ है डेल इसकी Pn यानी कि रेजिस्टेंस, जो आप मटेरियल की रेजिस्टेंस है उसको आप Pn से मल्टीप्लाई कर, अभी ग्रेटर देन द प्रेडिक्टेड लोड इट इज इंटेंडेड टू सपोर्ट, ठीक है। तो वो कहता है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए देन
इट इज इंटेंडेड टू सपोर्ट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो फैक्टर्स थे आर आई का मतलब क्या है, आर आई की वैल्यू 1 2 3 4 जो मर्जी रख लें, और डिपेंड करता है कि कितने आपके पास जो है ना वो ये हैं डी की वैल्यू, एल की वैल्यू, एस की वैल्यू, डिपेंड करता है कितने आपने मटेरियल्स आपस में कंबाइन किए हुए हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो आई टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, जितने मर्जी आपने लिंक लगा दी हो, ठीक है। तो आर को किससे मल्टीप्लाई करा रहा है जी, वो गैमा से मल्टीप्लाई करा रहा है, बिकॉज ये एक फैक्टर है। तो इस तरीके से आर को इससे मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। और इस तरीके से पी एन भी एक छोटी सी नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। नॉमिनल क्या कहते हैं, एक वेरी स्मॉल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, मीनिंग द लोड एक व्हेन द अप्लाइड टू द मेंबर कॉजेज इट टू अदर फेल और डिफॉर्म टू अ स्टेट वेयर इट इज नो मोर सर्विसेबल। यानी कि आप इस तरह का वो बता रहा है कि ये वो चीज है, ये वो एक फैक्टर है जिसके बाद आपकी चीज जो है वो अब सर्विस के काबिल भी नहीं रहेगी। ये भी नहीं है कि आपने उसको ठीक कर सकें, ठीक है। तो वो एक छोटी सी वैल्यू है जिसके बाद आप इस चीज को फिर आप नो लॉन्गर सर्विसेबल, यानी कि वो डिफॉर्म हो गया तो परमानेंटली हो गया डिफॉर्म। इन समरी देन द रेजिस्टेंस फैक्टर रिड्यूसेस द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। वो कहता है कि अब रेजिस्टेंस फैक्टर जो होता है, ये रेजिस्टेंस फैक्टर है, ये रिड्यूस कर देता है नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। ऑब्वियसली सही कह रहा है वो। तो एक मेंबर के साथ कितना, यानी कि एक ये बेसिकली एक फैक्टर है ना, ये इसका जो ये बनाया है इसने, ये जो फाई है, ठीक है। तो फाई को मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ जो कि नॉमिनल स्ट्रेंथ है, किसकी है, ये एक्चुअली मेंबर की है, ठीक है भाई। वो कौन सी कम से कम एक वैल्यू है जिसके बाद वो नॉमिनल कह लो, बिकॉज नॉमिनल इज यूज फॉर ऑप्टिमल आल्सो, कि भाई ये एक खास इसके बाद वरना वो चीज जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके बाद वो फटीग आना शुरू हो जाएगी। तो इससे मल्टीप्लाई कराएगा तो जितना भी आएगा must be equal to the greater than the applied load or combination of load calculated using the load factors gamma, ठीक है। तो वो कहता है उसके इक्वल होना चाहिए या उससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो सारी के सारे ये समीशन है ना, मतलब ये ऐड हो रहे हैं, एक ये तो ये समीशन का साइन आ जाएगा इसलिए। तो वो कहता है कि ये सारे के सारे आप कैलकुलेट करें, वो आपके जो डिजाइन है उससे लाजमी बहुत कम होने चाहिए, ठीक है। इक्वल तो हो सकते हैं लेकिन बहुत कम होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सेफ डिजाइन करना है ना आपने वो सारी अनसर्टेनिटीज को डिस्ट्रॉय करना है, कि आपने उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं कह सकते, उसको कम से कम करना है ताकि आपका जो डिजाइन है वो सेफ रहे, ठीक है। तो इसलिए उसने ये कहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, ये जो फाई है ना, ये स्ट्रेंथ है या रेजिस्टेंस है आपका मटेरियल, कि वो कितना रेजिस्ट कर पाता है विद द स्ट्रेंथ, वो इस वाले से लाजमी ज्यादा होना चाहिए, ठीक हो गई बात। तो अगर ज्यादा होगा तो ही आपकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपका जो डिजाइन होगा वो हमेशा सेफ रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको रीड करके देखना दोबारा। अभी जिस तरह ये है वो कहता है property factor of history must be considered when designing cranes and cables used to transfer heavy loads। अभी देखो इतने heavy loads उसने करना है, तो ये जो लिंक्स होते हैं इनका डिजाइन इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख के डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो बाकी फैक्टर्स होंगे इसको भी अंडर कंसिडरेशन रखना होगा कि भाई ये भी फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। सही है जी। तो एक ये आप कोशिश कीजिएगा ये एग्जांपल 1.12 करने की, ठीक है। और बहुत सिंपल है। वो कहता है कि ये जी डिटरमिन द नियरेस्ट इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रीम एट ए एंड सी इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शेयर इज एस। शेयर बता दिया जी, शेयर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शेयर ऊपर जो ये वाला है, ये एक डायग्राम हम बता रहे थे इंडिविजुअली, ये जी वाला, तो ये आपने इसके अंडर कंसिडरेशन लेना है। वो डिपेंड करता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो शेयर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ये करें, इंतहाई वेरी वेरी सिंपल। आप उसमें वही पुराना तरीका निकालेंगे जहां पे वो कह रहा है, वहां पे आप इसको क्या करेंगे, वहां पे आप उसमें रिजल्टेंट लेंगे, रिजल्टेंट जो होगा उसके मुताबिक उसका एक स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे। स्ट्रेस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो दिया हुआ है 1.5, अब यहाँ पे 1.5 रखेंगे, देखें ये रखा हुआ है। और आप फेलियर जो है वो ऑब्वियसली इसने ये भी दिया हुआ है कि ये जो है ये बिकॉज पी फेल जो है ये एक्सपेरिमेंटली है, तो आप इसके अंदर ये वैल्यू डाल के अलाउ निकाल लेंगे। अलाउ निकालने के बाद आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास डायमीटर निकल आएगा और उसके मुताबिक आपके पास वो कितना पिन लगानी है ताकि वो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के मुताबिक बन जाए, या इसके मुताबिक वो सेफर डिजाइन हो, ठीक है। तो ये करना है, बहुत सिंपल है, आप खुद कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी आसानी तरीके से, और आगे भी कोशिश करें तो इंशाल्लाह इसको क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।
और अब टिल यहाँ तक आप जितने भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं स्पेशली वो लाजमी कर लें और रिपीट करें, अपने नॉलेज को रीड करना पड़ेगा आपको बच्चे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे अभी कंक्लूड कर रहे हैं अपना लेक्चर, तो इसको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है जी। ओके, थैंक यू ऑल फॉर नाउ।